डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 में हिंदी व्याकरण में समास नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको द्वंद्व समास के विषय में पढ़ाया था कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। उन दोनों पदों को विग्रह करते समय उनके मध्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर दिया जाता है और जब हम उन विग्रह शब्दों को एकत्रित करते हैं, मिलाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो उस समुच्चय बोधक अव्यय के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास में कोई सा पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं, जिसे हम अप्रधान भी कहते हैं। इस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं, अप्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद परस्पर मिलकर के एक दूसरे से मिलकर के दोनों पद एक दूसरे से मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुव्रीहि समास इस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं। गौड़ भी कह सकते हैं, अप्रधान भी कह सकते हैं। गौड़ होते हैं इस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं। इस समास के दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद आपस में मिलकर के तीसरे पद अर्थात अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद गौड़ होंगे। गौड़ का मतलब होता है अप्रधान होना, अर्थात मुख्य ना होना। प्रधान कहते हैं मुख्य के लिए, अप्रधान कहते हैं जो मुख्य नहीं है, गौड़ है। तो इसके दोनों पद गौड़ होते हैं। इस समास के दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद आपस में मिलकर के तीसरे अर्थात अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, सभी पद मिलकर के किसी
तीसरे पद की विशेषता को बताते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो ऐसे समास बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तीसरे पद का बोध संदर्भ से ही होता है। तीसरे पद का जो बोध होता है, ज्ञान होता है, वह संदर्भ से ही होता है। इस तरह से दोनों पद तीसरे पद की विशेषता को बताते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण देखेंगे, शब्द है हमारा नीलकंठ। इस समस्त पद में दो पद हैं, एक पद है नील और एक पद है कंठ। नील और कंठ दोनों पद अप्रधान हैं, क्योंकि नील और कंठ दोनों पद मिलकर के भगवान शंकर की ओर संकेत कर रहे हैं। इसीलिए यह शब्द, ये सामासिक पद बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। इसका विग्रह करते समय हम लिखेंगे नीला कंठ है जिसका। इसका विग्रह करते समय उत्तर पद के अंत में है जिसका शब्द जोड़ देते हैं। जैसे इसका विग्रह लिखेंगे तो होगा नीला कंठ है जिसका वह है। नीला कंठ है जिसका वह, इस शब्द को हमें उत्तर पद के अंत में जोड़ना है। यह नीला और कंठ दोनों पद मिलकर के किसी अन्य की बात कर रहे हैं, अन्य की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वह शंकर भी हो सकते हैं। और हम नीला कंठ मोर का भी माना जाता है, कोई भी हो सकता है। इस तरह से ये दोनों पद मिलकर के भगवान शंकर की ओर संकेत कर रहे हैं। इस तरह से ये नीलकंठ शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे यदि हम बात करें पीतांबर, पीतांबर यह समस्त पद है। इस समस्त पद का यदि हम विग्रह करते हैं तो समस्त पद का विग्रह करने पर हमें विग्रह प्राप्त होगा पीला वस्त्र है जिसका वह। पीला वस्त्र है जिसका वह, अर्थात साधु हो सकता है, साधु भी पीले वस्त्र पहनते हैं। इस तरह से पीला और वस्त्र दोनों मिलकर के साधु की ओर संकेत कर रहे हैं। इसीलिए पीतांबर शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। इसी तरह से अगर हम अनुदाहरण देखें तो अनुदाहरण में है लंबोदर। लंबोदर शब्द का यदि हमें विग्रह करना है तो होगा लंबा पेट है जिसका वह है। लंबा पेट है जिसका, लंबा और पेट दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं। और लंबा पेट गणेश जी का माना जाता है। इस तरह से ये दोनों पद मिलकर के गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी कारण लंबोदर शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे समझा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। इस समास के दोनों पद गौण होते हैं। दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की
ओर संकेत करते हैं। इस समास का विग्रह करते समय हम उत्तर पद के अंत में है जिसका वह जोड़ देते हैं। इसके उदाहरण मैंने आपको समझा दिए और भी उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, जिसे देख करके आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले आप इसे लिखें, इसके बाद में इन उदाहरणों को लिखें और इसके बाद में आपकी किताब में उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें देख करके आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। इस तरह से मैंने आपको बहुव्रीहि समास को समझा दिया। मैंने आपको सभी समासों के लिए अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं आपको कुछ सामासिक पद लिखूंगा और उनके विषय में बताऊंगा कि वो कौन से समास के अंतर्गत आएंगे।